हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रीतेश कुमार आपको केशव क्लासेज में स्वागत करता हूं। पहले का जो लेक्चर था उसमें ह्यूमन आई से संबंधित अन्य तथ्यों के बारे में जानकारी दी गई थी। आज आपको बताई जाएगी, पहले बता चुके हैं कि मानव नेत्र क्या है, इसके पार्ट्स क्या होते हैं, इसमें किस चीज को दान दिया जाता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रतिबिंब कैसा बनता है। आज हम लोग पढ़ते हैं कि दृष्टि के लिए हमारे पास दो नेत्र होते हैं। दृष्टि के लिए हमारे पास दो नेत्र होते हैं। Why do we have two eyes? क्यों? क्योंकि एक नेत्र से जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो अपेक्षाकृत तो चपटा दिखता है, उसकी लेंथ जो है साफ दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब दोनों नेत्रों की सहायता से अगर समायोजित करके एक साथ जब एक प्रतिबिंब बनता है तो उसका लेंथ ब्रेथ सब कुछ समान होता है, वो हमें चपटी दिखाई नहीं देती है। यही कारण है कि नेत्र दो होते हैं, नेत्र एक नहीं होते हैं। हालांकि देहातों में ऐसी कही जाती है कि एक आंख से एक कोस, तो दो आंख से कितना छोटा छोटा बच्चा बोलता है दो कोस। ऐसा होता नहीं है, सबका दृष्टि विस्तार 25 cm से अनंत तक होता है। लेकिन फिर भी दो आंख इसलिए है कि अगर एक आंख से हम किसी वस्तु को देखते हैं तो अपेक्षाकृत चपटी दिखती है, हल्की चपटी दिखती है। लेकिन जब वही दोनों आंखों द्वारा समायोजित करके प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब बिल्कुल विस्तृत होता है, जितना चाहिए उतना होता है, इसका लेंथ ब्रेथ सब कुछ समान होता है। तो इसी कारण से हमारे यहाँ हमारे पास कितने नेत्र होते हैं? दो नेत्र हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं दृष्टि दोष की। हम ये जान रहे हैं कि नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। नेत्र में प्रतिबिंब जो है वो जब भी बनेगा, दूर से आएगा तो भी रेटिना पर बनेगा और नजदीक से जाएगा तो भी रेटिना पर बनेगा। दूर से मतलब अनंत और नजदीक माने निकट बिंदु, निकट बिंदु का मतलब 25 cm। तो 25 cm से भी जाता है तो ये क्या होता है, अपवर्तित होकर के कहां जाकर मिलता है? रेटिना पर। और जब रेटिना पर जाकर मिलता है तभी हमारी नेत्र उसे देख पाती है। जब रेटिना से पहले बन जाएगा तो भी नहीं देख पाएगी और रेटिना के बाद बनेगा तो भी नहीं देख पाएगी। तो दृष्टि दोष हुआ क्या? डिफेक्ट ऑफ विजन। दृष्टि दोष का मतलब हुआ कि किसी कारणवश जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बन के या तो उसके आगे बने या तो फिर उसके पीछे बने तो हमें उस वस्तु को देखने में असहजता होती है। तो ऐसे दोष को हम क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। नेत्र का वह दोष जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ नहीं बनता है? रेटिना पर नहीं बनता, या तो आगे बने नहीं तो पीछे बने। तो ऐसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। अब दृष्टि दोष मूल रूप से तो 3 प्रकार का ही होता है, लेकिन दृष्टि दोष के और प्रकार हैं, जैसे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, अबिंदुकता, वर्णांधता, मोतिया बिंद भी ये कहा जाता है दोष के अंतर्गत ही। तो हम बात करते हैं पहला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष क्या है? निकट दृष्टि दोष क्या है? मायोपिया या शॉर्ट साइडनेस क्या होता है? निकट दृष्टि दोष का तात्पर्य है बाबू कि निकट दृष्टि दोष, देखिए याद रखने का अच्छा तरीका है कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, जो दोष होगा उसमें वही चीज दिखाई देगा। तो क्या दिखाई नहीं देगा? दूर की वस्तु। यानी नेत्र का वह दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो नेत्र के इसी दोष को हम निकट दृष्टि दोष या मायोपिया के नाम से जानते हैं। नेत्र का वह दोष जिसमें निकट की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है,
दिखाई देती है एवं दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, निकट दृष्टि दोष कही जाती है। निकट दृष्टि दोष कही जाती है। अब इसमें समझने वाली बात है क्या कि जब निकट कहेगा तो निकट ही दिखेगा, दूर दिखेगा नहीं। तो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण क्या है? इसका मतलब है कि निकट दृष्टि दोष में क्या हो जाता है, ये आपका नेत्र हो गया, इसका आगे का भाग हो गया। निकट दृष्टि दोष में दूर की दिखाई नहीं दे रही, मतलब अनंत से कोई वस्तु से प्रकाश की किरण आ रही है और ये हमारे नेत्र पर पड़ रही है। सोचने वाली बात है कि दूर से अगर कोई व्यक्ति आता है तो हरासमेंट पहले हो जाएगा, तो उसको जाना है कहाँ पे, रेटिना पर, लेकिन वो पहले ही थक के क्या हो जाता है, लेंस है, थक के यहाँ से पहले ही रुक जाता है, यानी यही रुक गया। तो निकट दृष्टि दोष क्यों हुआ? रेटिना से पहले प्रतिबिंब बनने के कारण। यानी कहने का मतलब है कि निकट दृष्टि दोष में लेंस के निकट माने रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन जाता है। तो रेटिना से पहले प्रतिबिंब बना, इसका मूल कारण क्या हो सकता है? रेटिना से पहले प्रतिबिंब बनने का मूल कारण यह है कि रेटिना से पहले प्रतिबिंब बनने का मूल कारण ये होता है कि रेटिना हमेशा कहाँ होती है? हम बताए थे कि रेटिना जो होती है हमेशा फोकस पर होती है। कहाँ होती है? फोकस पर। तो फोकस यहाँ होना चाहिए, फोकस पहले हो गया। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी, नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो गई? फोकस दूरी कम हो गई। या फिर ये भी हो सकता है कि जो गोलक बड़ा था लगभग कहाँ आ गया? छोटा हो गया, यहाँ पे आ गया। तो नेत्र गोलक का क्या हो गया? नेत्र गोलक यहाँ था, अब यहाँ हो गया, बढ़ गया ना। तो नेत्र गोलक का बढ़ जाना, नेत्र गोलक का बढ़ जाना। दो कंडीशन है। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का पहला कारण है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी या तो बढ़ गई, कम हो गई, या फिर नेत्र लेंस का गोला जो है वो बढ़ गया। अब आगे हो जाता है कि इसको कैसे दूर किया जाए। तो सिंपल तौर पर है कि निकट दृष्टि दोष, निकट ये कितने अंक का है? निकट, निकट का मतलब हुआ कि इसमें कितने अंक हैं? 1 अंक, 2 अंक और 3 अंक। तो इसका उपचार +1 अर्थात 4 अंक से होगा। क्या? अवतल लेंस से होगा। उपचार किस लेंस से होगा? अवतल लेंस। यानी रोग अगर 3 अंक का है तो उपचार 4 अंक से होता है। यानी रोग 3 अंक, निकट 3 अंक का है तो उपचार अवतल लेंस से होता है। निकट दृष्टि दोष का उपचार अवतल या अपसारी लेंस से किया जाता है। अब इस उपचार यानी इसमें अवतल लेंस का इस्तेमाल होता है, इसमें अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो अवतल लेंस का जब इस्तेमाल किया जाएगा तो ये दोष युक्त चित्र हो गया, इसमें दोष है। और बगल में बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा नेत्र है, आप जान रहे हैं दूर से कोई आ रहा है तो पहले से हैरान हो गया। तो अवतल रूपी ग्लूकोज से इसको क्या करेंगे? इसकी एनर्जी बढ़ा देंगे। थोड़ा सा इसको फैला दिया, ये थोड़ा सा इसको फैला दिया, तब क्या होता है? जाके रेटिना पर आसानी से कट जाता है। और रेटिना पर जब कटता है बाबू तो प्रतिबिंब दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो अवतल लेंस का इस्तेमाल। अब एक बार और सुन लीजिए, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया क्या है? नेत्र का वह दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो नेत्र के इस दोष को निकट दृष्टि दोष या मायोपिया
के नाम से जाना जाता है। इस दोष के उत्पन्न होने का कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी या तो कम हो गई, नहीं तो नेत्र गोलक पहले से क्या हो गया, बढ़ हो गया। ये इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस के चश्मे का व्यवहार किया जाता है। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष को हम लोग हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं या लॉन्ग साइडनेस। देखिए, दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष, जिसमें जो दोष होगा वही दिखेगा। दूर दृष्टि दोष में दूर दिखेगा, नजदीक नहीं दिखेगा। तो सीधा सीधा लिखेंगे, नेत्र का वह दोष, नेत्र का वह दोष जिसमें दूर की वस्तु, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दिखाई देती है, निकट की वस्तु, निकट की वस्तु दिखाई न दे तो उसे दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है। अब दूरदृष्टि दोष के कारण क्या हो सकते हैं, तो ठीक उल्टा, ये दूरदृष्टि दोष होता क्यों है। मान लीजिए यहां पर हमारा ये नेत्र हो गया, इसमें लेंस लगा हुआ है, इसमें क्या है, ये लेंस लगा हुआ उत्तल लेंस। अब निकट मतलब क्या, 25 cm। यहां से सीधा सीधा बात है कि अगर कोई नजदीक से दौड़ लगाया है और वो एकाएक कहा जाए रुकने के लिए, तो ब्रेक मारते मारते आगे हो जाता है, यानी तेज निकला है और क्या हुआ, ब्रेक मारते मारते कहां पहुंच गया, आगे निकल गया। तो यहाँ पे कटा, रेटिना के बाद कटा तो दिखाई नहीं देगा। तो क्यों कटा, क्योंकि इसकी फोकस दूरी क्या हो गई, बढ़ गई, या गोलक जो था पहले यहाँ था अब कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो लिखेंगे लेंस की फोकस दूरी बढ़ गई, लेंस की फोकस दूरी क्या हो गई, बढ़ गई, या फिर क्या हो जाएगा, नेत्र गोलक छोटा हो गया। नेत्र गोलक क्या हो गया, छोटा हो गया, छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कंडीशन कर है, इस दोष को दूर करने के लिए किस चश्मे का व्यवहार किया जाता है, तो उपचार में इस दोष को दूर करने के लिए, चूंकि दूर माने दीर्घ 2 अंक का है, तो उपचार 3 अंक से होगा, उत्तल लेंस के चश्मे का व्यवहार होता है, उत्तल लेंस के चश्मे का व्यवहार होता है। अब इसको समझते हैं कि इसमें उत्तल लेंस के चश्मे द्वारा कैसे दूर हो जाता है। तो मान लीजिए कि यहाँ हमारी नेत्र है और यहाँ पे इसका आगे का भाग जो है कार्निया है, दूर नजदीक से जो जा रही है तो फैली हुई है। उत्तल लेंस इसको थोड़ा सा क्या कर देता है, मर्ज कर देता है, सिकुड़ा देता है, और फिर यहाँ से जाकर ये कट जाती है, तो प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है और नेत्र उसे देखने में समर्थ हो जाती है। यानी दूर दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, निकट की दिखाई नहीं देती है, और निकट दृष्टि दोष जिसमें निकट दिखाई देती है, दूर दिखाई नहीं देती है। अब आपसे कोई कहे कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में क्या अंतर है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में क्या अंतर है, तो मान लीजिए एक साइड हम निकट दृष्टि दोष कर दिए और एक साइड दूर दृष्टि दोष कर दिए। तो निकट में क्या होगा, निकट दिखेगा और इसमें निकट नहीं दिखेगा। दूसरा हो जाता है इसमें दूर नहीं दिखेगा, इसमें दूर दिखेगा। इसमें क्या होता है, प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है, इसमें प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनता है। उसके बाद क्या हो जाता है, इसमें फोकस दूरी
कम हो जाती है, इसमें फोकस दूरी बढ़ जाती है, इसमें गोला, नेत्र गोला बढ़ जाता है और इसमें नेत्र गोला कम हो जाता है। तो ये हो गया आपका अंतर, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। निकट में अवतल चश्मा इस्तेमाल होता है और इसमें उत्तल चश्मा का इस्तेमाल होता है। तो निकट दृष्टि दोष क्या है? नेत्र का वह दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, तो उसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष कहा जाता। अब आगे हो जाता है दूरदृष्टि दोष के बाद हो जाता है जरा दूरदर्शिता। पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लेने के बाद हम आगे बढ़ते हैं जरा दूरदर्शिता में। जरा दूरदर्शिता में क्या होता है? नेत्र का वह दोष, नेत्र का प्रेसबायोपिया क्या होता है? इसमें क्या होता है? जरा मीन्स होता है निकट और दूर का मतलब होता है दूर, यानी इसमें निकट भी और दूर दोनों खत्म हो जाता है, स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? जरा दूरदर्शिता कहते हैं। और यह दोष यानी इसमें निकट और दूर, इसमें निकट एवं दूर दोनों वस्तु देखने में असहजता होती है, असहजता होती है। यह बुढ़ापे के कारण सिलियरी पेशिया, पक्षाभिक पेशिया, सिलियरी पेशियों के सिकुड़ जाने से होता है, सिकुड़ जाने से होता है, सिकुड़ जाने से होता है। अब बात समझते चलेंगे, सिकुड़ जाने से होता है। इस दोष को दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए बाईफोकल लेंस, बाईफोकल, इसको हम लोग द्विफोकसी करते हैं, द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि एक बच्चा है अपने क्लास में पीछे के बेंच पर बैठा, उसे बोर्ड सही से दिख नहीं रहा है, इसका मतलब दूर की वस्तु से दिख नहीं रही है, तो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। कोई व्यक्ति अपने आप पढ़ रहा है और पढ़ने के लिए क्या करता है? अखबार को बहुत नजदीक करके पढ़ रहा है, तो निकट दिख रहा है, मतलब दूर दिख नहीं रहा है, तो उसमें कौन दोष होगा? निकट दृष्टि हो जाएगा। कोई व्यक्ति ऐसे करके दूर करके कोई चीज पढ़ता है, इसका मतलब उसको दूर दिख रहा है, तो दूर दृष्टि दोष होगा, क्योंकि उसको निकट दिखाई नहीं दे रहा है। गुड, यानी जो दिखेगा वही दृष्टि दोष हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। जरा दूरदर्शिता के बाद हो जाता है अविंदुकता। अविंदुकता जो होता है वो क्यों होता है? सोचने वाली बात है। अविंदुकता जो होता है, जैसे एक निश्चित बिंदु की ऊंचाई के बाद कोई वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, ये क्या होता है? नेत्र में जो रेटिना पर छड़ें होती है उनके न होने के कारण होता है। अविंदुकता को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। और उसके आगे हो जाता है आपका अविंदुकता के बाद वर्णांधता।
वर्णांधता को हम लोग कलर ब्लाइंड कहते हैं, कलर ब्लाइंड। और यह एक जन्मजात रोग है, यानी इस रोग में नेत्र को लाल और हरा रंग देखने में असहजता होती है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्णांध के नाम से जानते हैं। वर्णांधता एक जन्मजात बीमारी है। अक्सर सारे जानवर वर्णांध होते हैं। जानवर सारे वर्णांध होने के कारण ही लाल और हरा कोई कपड़ा भी पहन के जाता है तो भड़क जाते हैं और उसे मारने के लिए टूट पड़ते हैं, अर्थात वर्णांध ये सब होते हैं। और नेत्र दान करते समय में किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? देखिए, नेत्र दान करते समय ये ध्यान पहला होना चाहिए कि वो व्यक्ति जिसका नेत्र दान हो रहा है वो संक्रमण रोगों से मरा नहीं हो। दूसरा चीज होना है कि अगर कोई देत करता है तो उसके 4 से 6 घंटे के अंदर ही नेत्र को क्या करना चाहिए, नेत्र बैंक में निकाल कर जमा करा देना चाहिए। अगर वो किसी अन्य बीमारी जो संक्रमित नहीं है तो उसे उसके नेत्र को दान किया जा सकता है। एक और इसके बाद हो जाता है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद क्या होता है? नेत्र पर दूधिया कलर का, जो नेत्र का नेत्रोध है उस पर दूधिया कलर की परत जम जाती है, और परत जम जाती है तो देखने में असहजता होती है। इस परत को शल्य चिकित्सा द्वारा काट कर निकाल दिया जाता है, जिससे लोग कहते हैं कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया, और उसके बाद उसे स्पष्ट दिखाई देने लगता है। अब इसके आगे हो जाता है कि प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, प्रिज्म में एक विचलन का कोण होता है, विचलन का कोण होता है, एक होता है प्रिज्म का कोण। तो विचलन का कोण क्या होता है? जैसे हम बात करें कि ये प्रिज्म है, प्रिज्म में जब श्वेत प्रकाश जाता है तो क्या होता है, प्रिज्म में जब प्रकाश प्रवेश करता है तो प्रधान आधार के समानांतर हो जाता है, आधार के समानांतर हो जाता है, और प्रिज्म से बाहर निकलता है तो आधार की ओर मुड़ जाता है। प्रिज्म में जब प्रकाश प्रवेश करता है तो आधार के समानांतर हो जाता है, और प्रिज्म से बाहर निकलता है तो आधार की ओर मुड़ जाता है। इस स्थिति में आपतित किरण को आगे की ओर और निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाते हैं, तो जिस कोण का निर्माण करता है उसी कोण को हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा के नाम से जानते हैं। स्मॉल डेल्टा यानी विचलन का कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? विचलन का कोण के नाम से जानते हैं। और ये जो कोण होता है इसी कोण को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिज्म का कोण। दो सतहों को जोड़ने वाली शीर्ष पर जो कोण होती है उसी को हम लोग प्रिज्म का कोण कहते हैं। अब बारी बारी से कहते हैं त्रिफास प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म जो होता है वो 5 सतह से घिरी हुई एक आकृति होती है, जो निम्न कोण से घिरी होती है। उसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, जैसे इस तरह से होता है। इसका आगे का पोजीशन हम लोग यही देख पाते हैं। जनरली इसमें 5 सतह होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये है, तो इस बुक में क्या देख रहे हैं, ये स्थिति है। इसमें 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट और नीचे 1 पार्ट हो जाता है 5 पार्ट। इस प्रकार से इसमें 5 सतह होता है। तो पूछता है कि प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? 5 सतह होते हैं। और इसका कोण क्या होता है? प्रिज्म का कोण हमेशा न्यून कोण ही होता है। न्यून कोण खास करके 60 डिग्री पर ही बनाया जाता है, लेकिन किसी एंगल से बनाया जा सकता है। यानी प्रिज्म का कोण समझ गए, एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी प्रिज्म की 2 सतह से जिस एंगल से जुड़ी होती है उसी एंगल को हम लोग प्रिज्म के नाम से जानते हैं। अब अगला हो जाता है प्रकाश का विक्षेपण, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, वर्ण मीन्स होता है रंग, और विक्षेपित का मतलब होता है टूटना। जैसे मान लीजिए यहां पे हम एक क्या करते हैं, यहां पे हम कर रहे हैं श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म में प्रवेश करती है तो यह 7 रंगों में टूट जाती है। ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि प्रिज्म में सभी रंगों का चाल अलग अलग होता है, तरंगदैर्घ्य अलग अलग होता है। 1 2 3 4 5 6 और 1 हो गया 7। तो प्रिज्म में जब प्रवेश करता है तो 7 रंगों में टूट जाता है। प्रकाश का इस प्रकार वर्णों में विक्षेपित होना, टूटने की घटना को वर्ण विक्षेपण के नाम से जानते। इसमें लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण इसका विचलन कम होता है और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण इसका विचलन अधिक होता है। जब इसके मार्ग में एक सफेद पर्दा रख देते हैं तो इस पर्दा पर एक रंगीन पट्टी बनती है। कैसी पट्टी बनती है? बैजानी हपी नाला। ये कैसा होता है? ऊपर लाल होता है, नारंगी होता है, पीला होता है, हरा होता है, नीला होता है, जामुनी होता है और बैंगनी होता है। इस प्रकार से 7 रंगों में तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी का होता है, इसलिए बैगनी का विचलन अधिक होता है। और सबसे अधिक विचलन किसका होता है? लाल रंग का होता है, इसलिए लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो क्या होता है? कम होता। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है तो इसका विचलन कम होता है। तो यहाँ 2 क्वेश्चन आ गई, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है और वर्णपट यानी स्पेक्ट्रम क्या है। वर्णपट या स्पेक्ट्रम क्या है? वर्णपट या स्पेक्ट्रम क्या है? अभी बताएं कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म में प्रवेश करती है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म में प्रवेश करती है तो यह 7 रंगों में टूट जाती है। श्वेत प्रकाश का इस प्रकार 7 रंगों में टूटने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जब इसके मार्ग में क्या करते हैं? एक रंगीन पट्टी का निर्माण कर देते हैं। एक रंगीन पट्टी का निर्माण कर एक सफेद पर्दा रखते हैं तो इस पर रंगीन पट्टी बनता है। इस रंगीन पट्टी को ही हम वर्ण मीन्स रंग, पट मीन्स पर्दा, वर्ण पट के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है। इसमें जो डिस्पर्शन लाइट का होता है, जैसे मान लीजिए सूरज है और ये सूरज है तो सूरज में ये सूरज है तो सूरज में जो है सूरज का प्रकाश जो है यहां से क्या हो रहा है? कार्डबोर्ड की सहायता से अंदर प्रवेश कर रहा है। इस कार्डबोर्ड की सहायता से यहाँ पर सूरज है और यहाँ कार्डबोर्ड में एक छिद्र कर दिए और छिद्र करते हैं। जब हम छिद्र करते हैं तो ये छिद्र से प्रकाश जा रही है और इसी प्रिज्म से प्रवेश करती है और बाहर निकलती है। और बाहर निकलने के बाद एक कलरफुल पट्टी बना देती है, जिस पट्टी को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। समझ लिए। अब इसमें होता है प्योर शुद्ध वर्णपट क्या होता है? जिसमें सारा कलर स्पष्ट दिखाई देता है, शुद्ध होता है, और जिसमें सारा स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, धुंधला जैसा दिखाई देता है, तो उसे अशुद्ध वर्णपट के नाम से जानते हैं। अभी बताएं कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का सम्मिश्रण है। इसके लिए हम क्या किए? 2 प्रिज्म को एक साथ किए, एक से प्रकाश गया 7 रंगों में टूट गया और दूसरे से फिर मर्ज होता है और 7 रंगों से मिलकर एक रंग का निर्माण कर देता है। तो श्वेत प्रकाश के सभी वर्णों को पुनः मिलाने से श्वेत प्रकाश की प्राप्ति हो सकती है। अब इसके आगे है वर्णपट या स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति के कारण क्या है? कॉज ऑफ ए स्पेक्ट्रम। जैसे देखिए, हम जान रहे हैं कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। अब इस 7 रंगों में सब रंग का तरंगदैर्घ्य अलग अलग होता है, तो इस कारण से आगे पीछे हो जाता है और अलग अलग कलरों में विभाजित हो जाता है। यानी श्वेत प्रकाश में जो भी वर्ण पाए जाते हैं उन सभी वर्णों का तरंगदैर्घ्य अलग अलग होने के कारण वो अलग अलग भागों में बढ़ जाते हैं और सारे मिलकर एक रंगीन पट्टी का निर्माण करते हैं, जिसे स्पेक्ट्रम के नाम से जाना जाता है। अब आगे होता है श्वेत प्रकाश के अवयवी रंगों को मिलने से श्वेत प्रकाश का पुनर्निर्माण। एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन है न्यूटन चक्रिका। न्यूटन महोदय ने एक चक्र में श्वेत प्रकाश के सभी रंगों को एक साथ मिला करके अलग अलग खंडों में पेंट करके और फिर क्या किए, एक चक्र की सहायता से मोटर से तेज गति से घुमाए तो पूरा सफेद दिखाई देने लगा। जैसे देखिए,
घर में आपका साइकिल है, नया साइकिल है, उसके स्टैंड को लगा करके और तेज गति से आप पहिया चलाते हैं तो क्या होता है, पहिया में जो स्कोप होता है बिल्कुल एकदम थाली की तरह दिखाई देने लगता है। दो स्कोपों के बीच की दूरी समझ में नहीं आती है। क्यों? क्योंकि हमारा दृष्टि भ्रमित हो जाता है और पूरा एक थाली सा नजर आने लगता है। तो उसी प्रकार से तेज गति से चलाते तो इसका अलग अलग कलर दिखाई नहीं देता है, बल्कि सफेद दिखाई देता है। इससे स्पष्ट होता है कि सफेद श्वेत प्रकाश सभी अवयवों को मिलने से बनाया जा सकता है। इस चक्र का खोज न्यूटन के द्वारा किया गया था, इसलिए इसे न्यूटन चक्रिका के नाम से जानते हैं। और रंगों को देखना, देखिए किसी वस्तु का अपना कोई रंग नहीं होता है, बल्कि जब किसी वस्तु पर पड़कर जिस वर्ण का परावर्तन होता है वही उसका रंग हो जाता है। अर्थात यदि कोई वस्तु लाल रंग का दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो है कि वो लाल रंग को परावर्तित कर रहा है। अगर पूरा सफेद दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है श्वेत प्रकाश के सभी वर्णों को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, परावर्तित कर रहा है। अगर सारा का सारा काला दिख रहा है तो सभी वर्णों को अवशोषित कर दिया। अगर पीला दिख रहा है मतलब लाल और हरा को क्या कर दिया है, परावर्तित कर रहा है। तो इस तरह से समायोजित करने से बनता है वर्णांत यानी कलर ब्लाइंड। तो बताइए दिए थे। अब देखिए इंद्रधनुष, इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है, इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है। वर्षा के तुरंत बाद वर्षा की छोटी छोटी बूंदें वायुमंडल में तैरती रहती है, जो प्रिज्म की भांति काम करती है, और इस पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये 7 रंगों में टूट जाती है। 7 रंगों में टूटकर एक रंगीन पट्टी बनाती है, जिस पट्टी को हम लोग इंद्रधनुष या इंद्रधनुष के नाम से जानते हैं। इसमें ऊपर का भाग रेड और नीचे का भाग क्या होता है, नीला होता है, और बीच का भाग जो हो जाता है वो क्या होता है, हरा होता है। इस प्रकार इंद्रधनुष की उत्पत्ति होती है। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, यानी सूर्य अगर पश्चिम की होगा तो प्रतिबिंब। इसका मतलब ये हुआ, हम क्या देखें, देखिए कि वर्षा के तुरंत बाद वर्षा की छोटी छोटी बूंदें जो वायुमंडल में तैरती रहती हैं, इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये प्रिज्म की भांति कार्य करती है, और इसमें क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के फलस्वरूप और अपवर्तन के फलस्वरूप हमें क्या बनता है, अपवर्तन के फलस्वरूप हमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब रंगीन पट्टी दिखाई देता है। इस रंगीन पट्टी को हम लोग इंद्रधनुष के नाम से जानते हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष में एंगल 40 डिग्री और 42 डिग्री होता है, और द्वितीयक इंद्रधनुष में यही एंगल जो होता है वो कितना कितना डिग्री हो जाता है, 52 डिग्री और 55 डिग्री हो जाता है। प्राथमिक इंद्रधनुष क्या होता है और द्वितीयक इंद्रधनुष क्या होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष प्रायः अधिक मात्रा में बनता है, जिसमें ऊपर जो होता है वो लाल होता है, और नीचे का जो कलर होता है, नीचे का जो कलर होता है वो बैंगनी होता है। नीचे का कलर कैसा होता है, बैंगनी। और ठीक यही उलट जाता है, यानी ऊपर बैंगनी और नीचे लाल हो जाता है, तब इसी को हम लोग द्वितीयक इंद्रधनुष के नाम से जानते हैं। अब इसके आगे होता है वायुमंडलीय अपवर्तन।